सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज ने अपने 50 साल मुकम्मल किए। इस जश्न के लिए खुसूसी तौर पर एक ब्रिज वॉक की गई। इसमें लोगों को इस ब्रिज पर चलने का मौका दिया गया। ऑर्गेनाइजर की सोच ये थी कि हो सकता है 50,000 से 80,000 तक लोग जमा हों जो इस ब्रिज पर वॉक करेंगे, मगर देखते ही देखते वहां पर 8 लाख के करीब लोग जमा हो गए। हैरानी की बात यह थी कि तकरीबन 3 लाख के करीब लोग इस ब्रिज के ऊपर आ गए। इतने ज्यादा हुजूम की वजह से ब्रिज का जो आर्क थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है वो लोगों के वजन की वजह से 2 मीटर तक नीचे चला गया। लोग इस वजह से इतने घबरा गए कि उन्होंने ब्रिज की रेकिंग के बाहर जाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर जब लोग चलते तो ये ब्रिज आहिस्ता से हिचकोले भी खाता था। ये सारा हुजूम पुलिस वालों और वहां के अमले के कंट्रोल से बाहर हो गया, मगर सबसे ज्यादा खुशकिस्मती की बात यह थी कि इतने ज्यादा हुजूम और अफरा तफरी की वजह से किसी की जान नहीं गई और ब्रिज को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कैमरून में नयोस नाम की एक खूबसूरत झील वाक़ है। इस झील के आसपास गांव भी वाक़ हैं। ये एक वॉल्केनिक लेक है जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जखीरा करती है। झील के नीचे वॉल्केनिक सरगर्मियों की वजह से CO2 डिसॉल्व होकर झील में जमा हो रही थी। 21 अगस्त की रात को एक छोटे से लैंडस्लाइडिंग की वजह से झील का पानी अपनी जगह से हिल गया और CO2 गैस एकदम हवा में खारिज हो गई। ये गैस बादलों की तरह झील से निकलकर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से फैली और आसपास के सारे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। CO2 गैस ऑक्सीजन गैस से भारी होती है, इसीलिए ये जमीनी सतह पर ही रुकी रही। उस वक्त गांव के तमाम लोग सो रहे थे और उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सबका दम घुट गया। ना ही किसी किस्म की कोई आवाज पैदा हुई और ना ही कहीं पर चीख पुकार की आवाज आई। जो लोग बच गए वो कहने लगे कि उन्होंने सुबह देखा कि पूरा गांव हर तरफ लाशों से भरा पड़ा था। जो लोग थोड़ी ऊंचाई पर थे वो लोग बच गए। इस कुदरती आफत को लिम्निक रप्शन का नाम दिया गया। रिसर्चर्स के मुताबिक अगर फ्यूचर में ऐसा हादसा दोबारा पेश आया तो बहुत से लोग मर सकते हैं। वहां की गवर्नमेंट ने इस झील में पाइप भी डलवाए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता गैस को खारिज करते हैं ताकि ये हादसा दोबारा ना पेश आ सके। दोस्तों, यूरोप में एक ऐसी खुफिया दुनिया आबाद है जो कई सदियों से एक मुअम्मा बनी हुई है। इनको एडस्ट्रॉल टनल्स कहा जाता है। ये टनल्स जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्कॉटलैंड जैसे ममालिक से दरियाफ्त हुए हैं। मगर दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनका रिकॉर्ड तारीख में कहीं भी मौजूद नहीं है। ना ही किसी किताब और ना ही किसी सरकारी दस्तावेज में इनका जिक्र मिलता है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये टनल्स 10 से 13वीं सदी के दरमियान बनी होंगी। इनको किसने और किस मकसद के लिए बनाया था, ये चीज आज भी एक पहेली बनी हुई है। इन सुरंगों की एक अजीब बात यह भी है कि ये ना तो किसी एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के लिए बनी हुई लगती हैं और ना ही इनका कोई बुनियादी मकसद नजर आता है। रिसर्चर्स का कहना है कि मिडल एज के लोगों ने ये सुरंगें बवक्त जरूरत छुपने के लिए बनाई थीं। जब भी कोई जंग या आफत आती तो लोग इन सुरंगों में छुप जाया करते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि इतनी तंग और दम घुटने वाली सुरंगों में कोई इतनी देर तक कैसे रह सकता है। कुछ रिसर्चर्स का यह कहना है कि ये सुरंगें किसी खुफिया सोसाइटी का अंडर रोड नेटवर्क हो सकता है जिसे खुफिया मीटिंग्स के लिए बनाया गया था। मगर रिसर्चर्स आज तक इसे बनाने की मौजूद वजह नहीं जान सके। या हो सकता है इन सुरंगों में किसी सीक्रेट तहजीब का बसेरा हो। दोस्तों, सन 1990 में जापानीज फिशरमैन के अमले ने एंटार्क्टिक एरिया में एक अजीबोगरीब क्रिएचर को देखा। पहली नजर में देखने पर वो समुंदर के तोते की तरह लग रहा था। जब अमले के आदमी उसके पास गए तो इस क्रिएचर ने हरकत करना शुरू कर दी। लोगों ने देखा कि उसके इंसानों की तरह हाथ और पांव हैं। ये कोई मछली या वेल नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी मखलूक थी जो अब तक रिसर्चर्स की नजर से छुपी हुई थी। जापानीज जबान में इसका नाम निंजन रखा गया। इस लफ्ज का मतलब ह्यूमन होता है। सन 2000 की शुरुआत में जापानीज ऑनलाइन फॉर्म और दूसरे चैनल्स पर लोगों ने इसे एंटार्क्टिका के समुंदर में देखे जाने की बातें शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना है जापानीज गवर्नमेंट इस राज को छुपा रही है। कहा जाता है कि जापान की एक साइंटिफिक रिसर्च टीम ने इस मखलूक को एंटार्क्टिका में देखा था और उस वक्त से इस जानवर के बारे में रिसर्च जारी है। इंटरनेट पर इस मखलूक के बहुत से इमेजेस भी देखने को मिलेंगे जिसमें पानी में कोई अजीबोगरीब चीज हरकत करते हुए नजर आ रही है, मगर अभी तक इस मखलूक के होने के ठोस सबूत नहीं मिल सके।
ये एक गैर शनाख्तशुदा क्रिएचर हो सकता है। कुछ नजरियात के मुताबिक ये कोई जायंट एल्बिनो व्हेल हो सकती है जो सफेद रंग होने की वजह से अलग नजर आती है। अभी तक गहरे समुद्र का 95% दरियाफ्त करने वाला है और हो सकता है नेंजन भी एक ऐसी मखलूक हो जो अब तक इंसानी तहजीब की नजरों से छुपी हुई थी। दोस्तों, सन 1828 में जर्मनी के एक शहर की दुकान में एक अजीबोगरीब लड़के ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। वो लड़का ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहा था और उसके हाथ में एक गुमनाम खत भी था। इस खत में लिखा था कि उसका केयर टेकर उसे छोड़ रहा है। जब उस लड़के का नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम कैस्पर हॉसर बताया। वो ज्यादा बोलना भी नहीं जानता था, इसलिए कुछ अल्फाज को बार बार दोहराता जा रहा था। उसे अपने बुनियादी बचपन का भी नहीं पता था। उसका कहना था कि उसका बचपन एक तारीक कमरे में गुजरा है। उसे उस कमरे में सिर्फ रोटी और पानी दिया जाता था। उस लड़के की उम्र तकरीबन 16 या 17 साल थी और इतने अरसे में उसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। उसकी कहानी से लोगों में दिलचस्पी पैदा हो गई कि वो इस लड़के के बारे में और जानने की कोशिश करें। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक जंगली बच्चा है और कुछ तारीखदानों ने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये किसी शाही खानदान का चश्मो चिराग हो जिसे पॉलिटिक्स की वजह से सबसे छुपा कर रखा गया है। मगर उस लड़के की कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। एक दिन ये लड़का अपने घर के पास एक इंतहाई गहरे जख्म के साथ पाया गया। उस लड़के ने बताया कि एक मास्क मैन ने उस पर हमला किया और भाग गया, मगर लोग ये समझने से कासिर थे कि उसका असल दुश्मन कौन था। वही जख्म उस लड़के की मौत की वजह बने। इस तरह उसकी शनाख्त हमेशा के लिए एक मुअम्मा बन गई। दोस्तों, जैक डैनियल दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली शराब है। इसके मालिक जैक डैनियल की मौत उसकी अपनी तिजोरी की वजह से हुई थी। उनके ऑफिस में जो तिजोरी रखी हुई थी, आमतौर पर इस तिजोरी को उसका भतीजा ही खोलता था। एक दिन जैक जल्दी ऑफिस आ गया। इस शख्स ने अपनी तिजोरी को खोलना चाहा, मगर वो तिजोरी खुल नहीं पाई। उस शख्स ने गुस्से में आकर तिजोरी को लात मारी। इस अमल के दौरान उस शख्स के पांव का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया और अंगूठे में इन्फेक्शन फैल गया और आहिस्ता आहिस्ता ये इन्फेक्शन उसके पूरे जिस्म में फैलता गया और यही चीज उस शख्स की मौत का सबब बनी। रूस के शहर सेंट पीटरबर्ग में एक महल है। इस महल को 18वीं सदी के आखिर में कैथरीन डूम ने बनवाया था। वैसे तो इस महल से बहुत सा सामान मिला था, मगर इस महल से एक ऐसी चीज भी मिली थी जिसने सबको हैरान करके रख दिया। ये ग्रेनाइट से बना हुआ 50 टन का बाथ टब है। ये बाथ टब 8 फुट लंबा है और 6 फुट गहरा है। अब ये बात सबकी समझ से बाहर थी कि 50 टन के बाथ टब को किस काम के लिए बनाया गया है। पीटर ब्लाजोजेविक भी एक ऐसा किस्सा है जिसे वैम्पायर्स की लोक कहानियों के साथ जोड़ा जाता है। ये वाकया सन 1725 में सर्बियन गांव में पेश आया था। ये मामला इतना अजीबोगरीब था कि पूरे यूरोप में हर एक की जबान में यही वाकया था। पीटर बाकी लोगों की तरह एक मामूली सा आम सा इंसान था। इस शख्स का सन 1725 में 62 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ था। आम इंसानों की तरह इसकी मौत के कुछ ही देर बाद उसे दफना दिया गया था। इसकी मौत के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीबोगरीब वाकयात रूनुमा होना शुरू हो गए। लोगों ने दावा किया कि पीटर रात को हमारे घर आता है और खाना तलब करता है, तो जब सब लोग सो रहे होते हैं तो उनको डराता भी है। उस शख्स की मौत के 9 हफ्तों में गांव के 9 लोग अजीबोगरीब तरीके से बीमार होकर मर चुके थे। मरने से पहले उन लोगों का कहना था कि पीटर हमारे ख्वाब में आकर हमारा खून चूसता है। पीटर ब्लाजोजेविक की मौत की वजह से लोग इस कदर डर गए कि उन्होंने वहां की गवर्नमेंट से इस मामले की तहकीक करने के बारे में जोर दिया। जब उस शख्स की कब्र को खोदकर उसकी लाश को बाहर निकाला गया तो बहुत सी अजीबोगरीब बातें सामने आईं। उसकी लाश इस कदर ताज़ा थी जैसे उसे अभी दफनाया गया हो। उसके बाल, नाखून और जिस्म का गोश्त बिल्कुल ताज़ा लग रहा था और बिल्कुल सही सलामत था, और उसके मुंह में खून के धब्बे भी मौजूद थे। वहां के हुक्काम और गांव वालों ने यह तस्लीम कर लिया कि यह शख्स एक वैम्पायर है। उन्होंने एक रस्म के मुताबिक वैम्पायर को खत्म करने के लिए उसका दिल उसके जिस्म से निकालकर अलग जगह पर जला दिया और बाद में उसके जिस्म को जलाकर उसकी राख को दफना दिया गया। इसके बाद गांव में अमवात का सिलसिला खत्म हो गया और लोगों में भी खौफ काफी कम हो गया था। इस वाकये के बाद
यूरोप में वैम्पायर्स की कहानियां तेजी से फैलने लगीं और आज तक हम ये कहानियां सुनते चले आ रहे हैं। दोस्तों, विक्टोरियन दौर में जब इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया राज कर रही थी, उस दौर में फैशन का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। ना सिर्फ अमीर लोग बल्कि गरीब और मिडिल क्लास लोग भी इस दौड़ में आगे आगे जा रहे थे। मगर इस फैशन के पीछे ऐसी ऐसी खौफनाक और खतरनाक सच्चाइयां छुपी थीं जिनसे लोग लाइल्म थे। उस जमाने के लोग ब्राइट और चमकदार रंग पसंद करते थे। उनके कपड़ों में जो रंग मिलाए जाते थे वो एक केमिकल से बनाए जाते थे। इन रंगों में सब्ज रंग का एक रंग भी था। ये आर्सेनिक नाम के एक जहर से बनाया जाता था। जब लोग इस रंग के कपड़े पहनते थे या इसका काम करते थे, यानी कि कपड़ों को रंगने का काम करते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जहर उनके जिस्म में उतरना शुरू हो जाता था। इससे लोग आहिस्ता आहिस्ता बीमार होकर मौत की दहलीज तक पहुंच जाते थे। उस दौर में क्रीनोलाइन ड्रेसेस काफी ज्यादा आम थे। ये एक बड़ा गोल घूंघट जैसा फ्रेम था और ये औरतों के लिबास में इस्तेमाल होता था। ये क्रीनोलाइन लोहे की तार से बनाया जाता था और ये इतना भारी होता था कि कभी कभी इसको पहनने के बाद औरतें अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सकती थीं। लेकिन फैशन के नाम से ये भी पहना जाता था। अगर इस लिबास में कभी आग लग जाए तो औरतें बुरे तरीके से जल जाया करती थीं और ऐसे बहुत से केस रिपोर्ट हुए थे जहां औरतें सिर्फ कपड़े जलने की वजह से मर गई थीं। उस दौर में औरतों के साथ साथ मर्द भी फैशन के चक्कर में काफी ज्यादा मुश्किलात बर्दाश्त करते थे। उस दौर में मर्द जो बूट पहनते थे वो इंतहाई चमकदार और टाइट हुआ करते थे। इनको हाईली पॉलिश्ड बूट कहा जाता था। ये बूट मरकरी जैसे केमिकल के साथ बनाए जाते थे और जैसा कि आप जानते हैं, मरकरी के जर्रात आहिस्ता आहिस्ता पैरों से होते हुए पूरे जिस्म में भर जाते थे और फिर दिमाग तक पहुंच जाते। और मरकरी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बहुत जहरीला होता है। जब इसके खुलियात इंसान के जिस्म में पहुंचते और फिर होते होते ये दिमाग तक पहुंच जाते तो इसके नतीजे में या तो लोग पागल हो जाते थे या फिर वो लोग मर जाते थे। उस जमाने में लोग असली इंसानों के बालों से विग भी बनाया करते थे। जब कोई इंसान मरता तो उसके बाल काट लिए जाते थे। इनसे ज्वेलरी और नकली बाल बनाए जाते थे। मरे हुए इंसान के बाल इस्तेमाल करने की वजह से उस दौर के लोगों में इन्फेक्शन आम था। उस दौर में औरतों का चेहरा सफेद होना इंतहाई जरूरी समझा जाता था। गो के आज के दौर में भी ये क्रेज पाया जाता है, लेकिन उस वक्त औरतें जो पाउडर अपने मुंह पर लगाती थीं, वो पाउडर बहुत खतरनाक होता था। इससे औरतों का चेहरा तो खूबसूरत नजर आता था, मगर वो पाउडर इतना खतरनाक था कि कई औरतों के चेहरों पर दाग पड़ जाते थे और बाज औकात औरतों की आंखों की बीनाई भी चली जाती थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब फैशन इतने खतरनाक और जहरीले थे तो उस दौर में लोग ऐसा फैशन क्यों करते थे? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि मुआशरे में लोगों को लगता था कि अगर वो खूबसूरत नजर नहीं आएंगे तो उनका म्यार गिर जाएगा। खूबसूरती उस दौर में एक सोशल पावर थी। लोग अपनी सेहत से ज्यादा दूसरे लोगों की नजर में खुद को खूबसूरत और म्यारी दिखने की कोशिश में लगे रहते थे और हो सकता है इसी वजह से उन्होंने हिफाजती इक़दामात को भी नजरअंदाज कर दिया हो। विक्टोरिया दौर में जब किसी के घर में मौत हो जाती तो औरतों को कुछ माह के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 साल के लिए काले रंग का लिबास पहनना पड़ता था और वो लिबास भी एक खास तरीके से बनाया जाता था। ये लिबास पहनने से औरतों को काफी ज्यादा नुकसान होता था, मगर फिर भी मुआशरे के दबाव की वजह से उन्हें ये लिबास पहनना पड़ता था। तो ये हैं विक्टोरियन दौर के फैशन की कारस्तानियां। दोस्तों, ये अक्टूबर सन 1931 का वक्त था। एसएस बाइकेमो जहाज अलास्का के साहिल के पास से गुजर रहा था। ये इलाका काफी ज्यादा बर्फीला था। जब ये जहाज यहां पर पहुंचा तो एकदम से मौसम तब्दील हो गया। कैप्टन और इसमें मौजूद अमले ने जहाज को बचाने की बहुत कोशिश की। अलास्का में जब ये जहाज बारो के मकाम पर पहुंचा तो ये बुरे तरीके से फंस गया। कैप्टन को लगा कि अब जहाज को चलाना नामुमकिन है, इसलिए जहाज के तमाम मेंबर्स जहाज से बाहर निकले और किनारे पर एक कैंप लगाकर वहीं पर रुक गए। उन लोगों को उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी और इस तरह वो दोबारा जहाज को चला लेंगे। इसीलिए कैप्टन और तमाम अमला वहीं पर रुककर इंतजार करने लगे। मगर एक दिन कुछ इंतहाई अजीबोगरीब हुआ। एक बहुत तेज बर्फानी तूफान आया और जब वो तूफान वहां से छटा
तो इस जगह से जहाज गायब हो चुका था। कैप्टन को लगा कि बर्फीली आंधी की वजह से जहाज पानी में डूब चुका है, इसीलिए ये तमाम अमला किसी दूसरे जहाज में बैठकर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। मगर कुछ ही दिन बाद इस जहाज के कैप्टन को ये इत्तला मिलती है कि जहाज जहां से गायब हुआ था वो जहाज इससे कुछ ही फासले पर खड़ा है। कैप्टन और उस जहाज का स्टाफ दोबारा उसी जगह पर आए और उन्होंने जहाज को चलाने की कोशिश की, मगर अचानक इतना खतरनाक और भयानक तूफान आया जिसकी वजह से जहाज आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा था। कैप्टन को अब यही लगा कि हो सकता है जहाज खराब हो गया हो। उन लोगों ने जहाज को वहीं पर छोड़ दिया और उन्हें उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में ये जहाज पानी में डूबकर फना हो जाएगा। दोस्तों, SS बेकेमो नामी ये जहाज बगैर किसी कैप्टन के समुंदर में खड़ा था। इसमें कपड़े और खाने पीने का तमाम सामान मौजूद था। हैरानगी की बात यह है कि सन 1931 के बाद 38 साल तक ये जहाज समुंदर में भटकता रहा। इस जहाज को कई मर्तबा मुख्तलिफ मकामात पर चलते हुए देखा गया। जब ये जहाज नजर आता था, लोग इस जहाज की तरफ जाने की कोशिश करने लगते तो बहुत से लोगों का ये कहना था कि जब भी कोई इस जहाज की तरफ जाने की कोशिश करता है तो अचानक एक बहुत भयानक तूफान आ जाता है और तूफान के बाद ये जहाज अचानक कहीं गायब हो जाता है। सन 1932 में कुछ सुराग रसां अमलों ने इस जहाज को देखा और इसके पास जाने की कोशिश की तो अचानक बहुत भयानक तूफान आया और तूफान के बाद ये जहाज गायब हो गया। बाद में सन 1933 में वहां के कुछ मकामी लोगों ने इस जहाज को देखा। उनका कहना था कि हम इस जहाज के ऊपर भी गए मगर इस जहाज में कोई भी नहीं था, इसलिए उन्होंने इस जहाज को गोस्ट शिप का नाम दिया। बाद में जहाज को सन 1940 में, सन 1955 में, सन 1962 और सन 1970 के आसपास आखिरी बार देखा गया। कथूलू। कुछ लोगों का ख्याल है कि पुराने किस्से और कहानियां नस्ल दर नस्ल इसलिए बरकरार रखी गई हैं ताकि लोग इनसे लुत्फानंदोज हो सकें और इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मगर मैथोलॉजी में कुछ न कुछ सच जरूर होता है। कथूलू ऑक्टोपस एक अफसानवी कहानी नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ी सी सच्चाई भी छुपी है, क्योंकि यहूदियों के पुराने किस्से कहानियों में इस क्रिएचर का जिक्र हो चुका है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये समुंदर की अथाह गहराइयों में मीठी नींद सो रहा है। कहा जाता है कि ये ऑक्टोपस इतना ताकतवर और तवाना है कि ये पूरी जमीन को तबाह कर सकता है। इसकी शक्ल और जसामत के बारे में जितना बड़ा इसको बताया गया है इतना मुमकिन तो नहीं हो सकता। क्रेटेशियस दौर में कथूलू की तरह नजर आने वाली क्रिएचर पाई जाती थी। रिसर्चर्स ने इस क्रिएचर को टसोथेदिस का नाम दिया था। कथूलू की तरह नजर आने वाला ये क्रिएचर सिर्फ खद्दो-खाल के लिहाज तक ही नहीं इससे मेल खाता, बल्कि ये जसामत में भी 40 फुट तक लंबा था। इस जानदार के काफी ज्यादा टेंटिकल्स होते थे। इन जानवरों को भी समुंदर के गहरे हिस्से में रहना पसंद था। कहा जाता है कि ये कथूलू की तरह इतना कवी नहीं था कि जमीन का खातिमा कर सके। ऐन मुमकिन है कि किसी शहाब साकिब की जद में आकर इनका खातिमा हो गया हो। मैपिंगुआरी। दोस्तों, अमेज़न के जंगलात में आबाद कबाइल ये दावा करते हैं कि उन्होंने मैपिंगुआरी नाम के एक क्रिएचर को देखा है। इन कबाइल के कहने के मुताबिक इस क्रिएचर की सिर्फ एक ही आंख और पेट के दरमियान एक बहुत बड़ा मुंह होता है। अमेज़न में रहने वाले कबाइल का ये अकीदा है कि ये क्रिएचर उनको जंगल में होने वाले खतरात से बचाती है और इस जंगल को भी खतरों से महफूज रखती है। आज भी उनका बसेरा घने जंगलात में है। अगर उनकी एक आंख और पेट में मुंह ना हो तो आइस एज के पीरियड में अमेज़न के जंगलात में मैपिंगुआरी की तरह नजर आने वाले ग्राउंड स्लॉथ पाए जाते थे और चलने में भी ये काफी हद तक मैपिंगुआरी के मुशाबे थे। उनकी जसामत एक बहुत बड़े हाथी जितनी थी। मगर दोस्तों, आज से 11,000 साल पहले इंसानों के हाथों शिकार होने की वजह से ये हमेशा के लिए नापैद हो गए। ऐन मुमकिन है कि ये आज भी अमेज़न के घने जंगलात में रहते हों। वुड फ्रॉग। दोस्तों, इस मेंढक को आप गौर से देखें। गौर से देखने पर आपको ये आम मेंढक की तरह लग रहा होगा, मगर इस मेंढक में एक ऐसी सलाहियत है कि अगर ये सलाहियत आइस एज के जानवरों के पास होती तो वो जानवर आज भी इस दुनिया में मौजूद होते। ये मेंढक महज शिमाली अमेरिका के इलाका जात में पाए जाते हैं। जब शिमाली अमेरिका में बर्फबारी वाला मौसम आता है तो ये मेंढक भी अपने जिस्म को इस बर्फ के साथ फ्रीज कर लेते हैं, यहाँ तक कि इनका दिल भी धड़कना बंद हो जाता है। उनका इस तरह फ्रीज होना कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरी सर्दियों के सीजन के लिए होता है और ये पूरा सीजन इसी तरह रहते हैं।
जब मौसम दोबारा मोतदिल होना शुरू होता है तो ये दोबारा अपनी असली हालत में आना शुरू कर देते हैं। दरअसल मेंढक की ये नस्ल सर्दियों में अपने जिस्म में बहुत ज्यादा ग्लूकोज पैदा कर लेती है। इसी वजह से शदीद सर्दी में इनके जिस्म के सारे हिस्से जम जाते हैं, मगर सर्दी इनके सेल्स की पहुंच से बहुत दूर होती है और इसी वजह से ये मेंढक मौत को बाआसानी चकमा दे देते हैं। प्लेटाइपस दोस्तों, ये दुनिया का इंतहाई अनोखा जानवर है। इस जानवर की एक अजीब बात यह है कि ये अंडे भी देता है। ये मशरकी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के इलाका जात में पाया जाता है। इनका चेहरा बतख जैसा होने की वजह से ये काफी मशहूर हैं। अगर इसकी जसामत पर गौर किया जाए तो नजर आने में ये परिंदों, रींगने वाले कीड़ों और जानवरों के मिलाप से पैदा होने वाला जानवर लगता है। ये एक नीम वाकिफेकार जानवर है और ताजे पानी में रहना पसंद करता है और अक्सर झीलों में भी पाया जाता है। प्लेटाइपस मुकम्मल तौर पर गोश्तखोर जानवर होते हैं। ये अपने से छोटे जानवर यानी मेंढक, मछलियों और रींगने वाले कीड़ों का शिकार करता है। इनकी खास बात यह है कि ये अपने आसपास मौजूद शिकार का पता बिना देखे सुने और सूंघे ही लगा लेते हैं कि शिकार इस वक्त कहाँ मौजूद है। दरअसल इनके बिल में काफी ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रो रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो कि आसपास मौजूद जानवरों के बरकी मैदान को महसूस कर लेते हैं और इसी वजह से वो बगैर मज़ाहिमत के शिकार को दबोच लेते हैं। ज़ैंज़िबार लेपर्ड। ज़ैंज़िबार लेपर्ड के बारे में कहा जाता है कि हो सकता है ये जदीद लेपर्ड की नस्ल से हों जो कि ईस्ट अफ्रीका की तंजानिया के ज़ैंज़िबार आइलैंड में पाए जाते थे। इनके जिस्म का रंग हालिया लेपर्ड के रंग से काफी हल्का और साइज में इनसे छोटे हुआ करते थे, जो ड्राई लैंड पर रहने के लिए काफी मुनासिब था। ये जानवरों को मारकर उनका शिकार किया करते थे। ये ज्यादातर सुअर और दूध पिलाने वाले जानवरों का शिकार किया करते थे। सन 1960 में तंजानिया की गवर्नमेंट ने इन जानवरों को जिंदगी के लिए खतरा समझकर इनको बिला वजह ही मारना शुरू कर दिया। ज़ैंज़िबार लेपर्ड को सन 1990 में आखिरी बार देखा गया था। ओगोबको दोस्तों, कोलंबिया की एक झील जो कि ओकेनागन झील के नाम से मशहूर है। 19वीं सदी में कुछ लोगों ने यह दावा किया कि यहाँ पर उन्होंने अजीबो गरीब मखलूक देखी है। उन लोगों का कहना है कि ये मखलूक 30 से 50 फुट तक लंबी है। खद्दोखाल के लिहाज से ये मखलूक जाइंट सरपेंट से काफी हद तक मुशाबे है और पानी में कई बार इसके कोहान वाज़ेह तौर पर दिखाई दिए गए। इस मॉन्स्टर की कहानियां नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं। मकामी लोग इसको पानी वाली रूह कहकर भी मुखातिब करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को सन 1968 में कैप्चर किया गया था। इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में इसके कोहान वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ओगोबको की कहानी को हकीकत का रंग देने के लिए सिर्फ ये एक तस्वीर ही काफी नहीं है। 19 अक्टूबर 2022 में डेल हैंचर नामी एक आदमी इस झील में अपनी बीवी के साथ खूबसूरत नजारों से लुत्फानंदोज हो रहा था कि अचानक इस आदमी की नजर इस झील में मौजूद एक मखलूक के सर पर पड़ी। इस आदमी का यह दावा है कि वो काफी देर तक इस क्रिएचर को देखता रहा और ये मखलूक बिल्कुल ओगोबको की तरह ही नजर आ रही थी। ये क्रिएचर कुछ देर तक तो पानी की सतह पर रहा और फिर अचानक पानी के अंदर कहीं जाकर गायब हो गया। ड्रैगन दोस्तों, ड्रैगन के किस्से और कहानियां इस कदर मशहूर हैं कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ड्रैगन्स अक्सर फिल्मों में भी देखने को मिलते हैं। ड्रैगन बहुत सी कदीमी सकाफतों का हिस्सा भी रहे हैं। चाइना में ये इस कदर मुकद्दस माना जाता है कि बहुत से फिरके इसकी पूजा भी करते हैं। चाइनीज बुद्धा के मुताबिक ड्रैगन तकरीबन 500 साल तक एग्जिस्ट कर सकते थे। अगर ड्रैगन के जाहिरी खद्दोखाल की बात की जाए तो बहुत से ड्रैगन 4 पैरों वाले बड़े सांप और बहुत से ड्रैगन 2 पैरों पर मुश्तमिल थे। इसके अलावा बहुत से जदीद ड्रैगन्स भी देखने को मिलते हैं जो कि काफी पुरअसरार नजर आने वाले थे। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को देखिए। ये बिल्कुल हकीकी मुर्दा ड्रैगन लग रहा है। ये ड्रैगन मैक्सिको से सन 2017 में दरियाफ्त हुआ था। जब रिसर्चर्स इस पर रिसर्च करने लगे तो इससे पहले ही ये पता लगा लिया गया कि ये किसी ने आने जाने वाले लोगों के साथ प्रैंक करने के लिए रखा हुआ था। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको उड़ते हुए ड्रैगन की तस्वीर नजर आ रही है, इसके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये असल तस्वीर है। इस उड़ते हुए ड्रैगन को चाइना के लाओस बॉर्डर से 1 अक्टूबर 2016 को कैप्चर किया गया था। इसमें दिखाया गया था कि ये एक ड्रैगन काफी देर तक हवा में परवाज करता रहा। इस वीडियो के बारे में यह भी दावा किया जाता है कि ये वीडियो फेक नहीं है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये AI का कमाल नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी वीडियो है। आपकी इस बारे में क्या राय है?
हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सन 1915 में पहली आलमी जंग के दौरान एक मुहिम चल रही थी। मिलिट्री की एक यूनिट रॉयल नॉरफॉल्क रेजिमेंट भी इसका हिस्सा थी। इसमें सैंडरिंगम कंपनी के तकरीबन 267 सोल्जर शामिल थे। 12 अगस्त को उन्हें टर्किश फौज के खिलाफ जंगल के एक हिस्से में आगे बढ़ने का ऑर्डर मिला। जब वो सिपाही मार्च करते हुए आगे की तरफ बढ़े तो वहां पर एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। न्यूजीलैंड के कुछ सिपाहियों ने दावा किया कि इस एरिया में एक घने धुंध की तरह नजर आने वाला बादल बना हुआ था। अजीब बात यह थी कि जैसे ही नॉरफॉल्क रेजिमेंट के सिपाही आगे बढ़े, इस बादल के अंदर गए और आहिस्ता आहिस्ता गायब होते गए और फिर वहां से वो कभी भी वापस लौट कर नहीं निकले। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि जब धुंध छट गई तब जंग का मैदान बिल्कुल खाली था। वहां ना कोई आवाज थी और ना ही किसी किस्म का कोई निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने उनको निगल लिया हो। जंग खत्म होने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला और ये कहानी यहीं से एक मिस्ट्री बन गई। कुछ लोगों का ये नजरिया था कि उन्हें टर्किश आदमी ने मार दिया होगा और उनके जिस्म को कहीं छुपा दिया होगा, मगर ऐनी शाहिदीन अपनी बात पर अड़े रहे कि वो सिपाही एक बादल के अंदर गए थे और वहां से वो गायब हो गए। आज भी इस वाकये को द वैनिशिंग नॉरफॉल्क रेजिमेंट के नाम से याद किया जाता है। मगर दोस्तों, दरअसल सैंडरिंगम कंपनी दुश्मन की लाइन में फंस गई और टर्किश फौज की मशीन गन फायर की जद में आ गई। इस दौरान बहुत से सिपाही मारे गए, कुछ गिरफ्तार कर लिए गए और चंद को बाद में फांसी दे दी गई। शुरू में जब ये सिपाही वापस न आए तो उनके गायब होने की कहानियां फैलने लगीं, जिनमें धुंध में गायब होने जैसे दावे शामिल थे। मगर बाद में लाशों की दरियाफ्त और जिंदा बच जाने वालों की गवाहियों ने यह साबित कर दिया कि यह कोई माफाकुल फितरत वाकया नहीं था, बल्कि एक खूनी और अलमनाक फौजी सानेहा था। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाले इस आदमी का नाम एलेक्स चैनिक है। ये ब्रिटिश कंटेम्पररी आर्टिस्ट के तौर पर जाना जाता है। ये शख्स सन 1984 में बर्तानिया में पैदा हुआ। इस शख्स ने सन 2014 में लंदन में कॉन्वेंट गार्डन में ये बिल्डिंग तामीर की थी। जब आने वाले लोग इन इमारतों को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये इमारतें हवा में तैर रही हैं। आप अगर इन इमारतों को छुएं या जितना मर्जी गौर से देखें तो आप ये नहीं समझ सकेंगे कि ये बिल्डिंग हवा में कैसे तैर रही है। चेनेक ने इस बिल्डिंग को 3 माह के अरसे में मुकम्मल किया। यकीनन देखने में ये आर्ट का एक शानदार नमूना है। डीप वाटर होराइजन एक बहुत जदीद ड्रिलिंग रिग थी जो समुद्र की गहराई में ऑयल निकालने का काम कर रही थी। ये रिग गल्फ ऑफ मैक्सिको में तकरीबन 1500 मीटर गहराई में मौजूद थी और ये BP कंपनी के लिए काम कर रही थी। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है। इस कंपनी का ये इरादा था कि वो समुद्र की गहराई से ऑयल निकाले, जो कि रेगुलर ड्रिलिंग से नामुमकिन था, मगर ये काफी ज्यादा खतरनाक काम था। 20 अप्रैल सन 2010 में डीप वाटर होराइजन में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके की असल वजह एक ब्लो आउट था जो मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुआ था। जब ऑयल को निकालने के लिए हाई प्रेशर से इसे एक पाइप के जरिए पंपिंग की जाती है, तब एक फोल्ड की वजह से कंट्रोल नहीं हो पाता और इसी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके के बाद रिग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था और इसी वजह से गल्फ ऑफ मैक्सिको के पानी में बहुत ज्यादा ऑयल चला गया। BP कंपनी के लिए ये एक खौफनाक ख्वाब बन गया, क्योंकि ये कंपनी भी ये बात समझने से कासिर थी कि इतने बड़े लीकेज को कैसे कंट्रोल किया जाए। पहले उन्होंने ऑयल का बहाव बंद करने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। इस लीकेज को बंद करने में बहुत सारा टाइम सर्फ हुआ और इस दौरान हर दिन तकरीबन मिलियन ऑफ गैलन्स ऑयल समुद्र में चला गया। जब गल्फ ऑफ मैक्सिको के समुद्र में काफी ज्यादा ऑयल चला गया तो इस ऑयल के फैलने की वजह से समुद्र के पानी की क्वालिटी खराब होने लगी। इस वजह से समुद्र की मछलियों और दूसरी समुद्री मखलूकात को काफी ज्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा था। जो लोग गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास रहते थे उन लोगों की जिंदगी में भी काफी बड़ी तब्दीली आई और वहां पर मौजूद मछुआरों की जिंदगी में भी इंतहाई मनफी असरात पड़े। जब ऑयल की लीकेज हद से बढ़ गई तो BP कंपनी और US गवर्नमेंट ने मिलकर इसको रोकने के लिए पहले अंडर वाटर रोबोट और मशीनों का इस्तेमाल किया जो पानी के अंदर जाकर ऑयल की लीकेज को बंद कर सकें। ये एक इंतहाई मुश्किल काम था। इसके बाद BP ने अपने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को इस काम पर लगा दिया।
कुछ माह तक मुख्तलिफ किस्म के तरीके इस्तेमाल किए जाते रहे और इन तमाम तरीकों के बावजूद ऑयल के फ्लो को पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सका। इसके बाद उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। इस तरीके में एक बहुत बड़े पाइप का इस्तेमाल करके सारे ऑयल को जमा किया गया और सतह पर लाकर इसे शिप में ट्रांसफर किया गया। और यह तरीका थोड़ा कामयाब रहा, मगर ऑयल की लीकेज पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं हो सकी। इस धमाके ने सिर्फ माहौल को ही नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि वहां पर मौजूद टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और वहां पर मौजूद मछुआरों को काफी ज्यादा माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा और आबी मखलूकात का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस सारे हादसे के बाद बीपी कंपनी को बड़ा भारी मुआवजा अदा करना पड़ा। यूएस गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बहुत भारी जुर्माना किया और इस आफत के बाद इस कंपनी को बहुत ज्यादा हर्जाना भी अदा करना पड़ा। इस हादसे के बाद बहुत से ऑपरेशन भी शुरू किए गए। जहाजों के जरिए समुंदर में कुछ केमिकल भी डाले गए, मगर यह तरीका बहुत ज्यादा वक्त तलब और महंगा था। आज भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में इस धमाके के असरात देखने को मिलते हैं। इस हादसे में 11 मजदूर मारे गए थे और बहुत से मजदूर जख्मी भी हुए थे। एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना 60,000 बैरल तक तेल समुंदर में गिरता रहा था। आखिरकार 15 जुलाई सन 2010 में बीपी कंपनी ने एक नया कैपिंग स्टैक लगाया, जिससे तेल का बहाव बंद हो गया। पहली बार अप्रैल के धमाके के बाद समुंदर में तेल का इखराज मुकम्मल तौर पर रुक गया। दोस्तों, ये सन 1917 की बात है। फ्रांस में एक जर्मनी की औरत रहती थी। इस औरत का असल नाम मार्गरेथा गिर्ट्राइडा ज़ेले था और ये मेटा हैरी के नाम से जानी जाती थी। ये औरत नीदरलैंड्स के एक मुतवस्सत घराने में पैदा हुई। कम उम्री में शादी की, मगर अज़दवाजी जिंदगी नाकाम रही। ये अपने डांस के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी। सन 1905 में पेरिस में इसने पहली बार रक्स किया था। इस औरत के बारे में कहा जाता है कि इसके फ्रांस और जर्मनी के आला अफसरान के साथ ताल्लुकात थे। ये औरत फ्रांस में किसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए गई थी, मगर फ्रांस जाने के बाद वहां की गवर्नमेंट ने इस औरत को हिरासत में ले लिया। दरअसल फ्रांस के सिपाहियों और जासूसों का यह कहना था कि ये औरत जर्मनी की जासूस है। उसने फौज की कई खुफिया मालूमात जर्मनी की फौज को दी थी और इसी वजह से फ्रांस के हजारों सिपाही मारे गए थे। बाद में इस मामले की तहकीक की गई और यह माना जाता है कि जर्मनी ने इस औरत को H-21 का कोड दे रखा था। मगर जब जर्मनी से इस औरत के बारे में पूछा गया तो जर्मनी का कहना था कि हमारे पास भी ऐसे बहुत से सबूत हैं जिससे यह पता चलता है कि ये औरत फ्रांस की जासूस है। अब दोस्तों, दोनों ममालिक इस औरत को लेकर एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे थे और कुछ लोगों का यह कहना था कि ये औरत पैसे लेकर दोनों ममालिक की जासूसी करती थी। अब असल बात क्या थी, इसके पीछे हकीकत क्या थी, ये कोई भी नहीं जानता। मगर फ्रांस ने इस औरत को गद्दार तस्लीम करते हुए इसे सजाए मौत का हुक्म सादिर कर दिया। उसके वकील ने कहा कि वो एक रक्कासा है, उसने कभी भी जासूसी नहीं की, इसलिए उसे खतरनाक जासूस न कहा जाए। वकील के मुताबिक अगरचे उसने जर्मनी से कुछ रकम ली थी, वो रकम उसने जासूसी के एवज नहीं, बल्कि वो सिर्फ एक रक्कासा के तौर पर मुलाजिमत के एवज थी। लेकिन जंग के माहौल में उनकी सफाई को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया गया। पेरिस की सेंट लेजारे जेल में वो अपनी मौत के दिन सुबह सवेरे जागी। उसने ना तो कोई खास खौफ जाहिर किया और ना ही गिड़गिड़ाई। कहा जाता है कि उसने खूबसूरत लिबास पहना जिसमें लंबा कोट और टोपी शामिल थी। वो पुरवकार अंदाज में चलती हुई जेल से बाहर आई और 15 अक्टूबर सन 1917 के दिन इस औरत को गोलियों के जरिए मार दिया गया। अब सबसे अजीब बात यह थी कि जब इस औरत को गोली मारने के लिए ले जाया जा रहा था तो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मगर उस औरत ने फ्रांस के सिपाहियों से कहा कि वो उसकी आंखों से पट्टी हटा दें। जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो वहां पर मौजूद सारी फौज ने देखा कि उस औरत की आंखों में रत्ती बराबर भी खौफ नहीं था। वो बहुत ज्यादा पुरसुकून और निडर नजर आ रही थी। उसने इंतहाई फख्र से सिपाहियों की तरफ देखा। खैर, सिपाहियों ने बाद में उस पर गोली चला दी और इस तरह ये औरत मारी गई। इस औरत की मौत के बाद पूरी दुनिया में एहतजाज शुरू हो गया। कुछ लोगों का यह कहना था कि इस औरत को कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। दरअसल फ्रांस के सिपाहियों की हिम्मत और ताकत जवाब दे रही थी, क्योंकि फ्रांस को जर्मनी के हाथों शिकस्त हो रही थी और इसी वजह से फ्रांस की गवर्नमेंट को एक ऐसे गद्दार की तलाश थी जिससे उनके सिपाहियों का हौसला बढ़ सके। जब उसकी मौत का हुक्म दिया गया तो 12 फौजियों ने एक साथ गोलियां चलाईं। ये औरत गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत वाक़ई हो गई।
एक फौजी अफसर ने करीब आकर आखिरी गोली मारी ताकि उसकी मौत की तस्दीक हो जाए। दोस्तों, ये सन 2007 का वाकया है जब एक जहाज एंटार्क्टिका के आसपास सफर कर रहा था। MV एक्सप्लोरर एक जदीद जहाज था। इस जहाज में कई ऐशो आराम की सहूलियात मौजूद थीं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे अलग थलग और सर्द तरीन मकाम है। इस जहाज को खुसूसी तौर पर इस सफर के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि एंटार्क्टिका में सफर करने के दौरान जहाज को बहुत ज्यादा ठंड, बर्फ और खतरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ना था। ये जहाज इस मुश्किल रास्ते को आसानी से पार करने के लिए बना था, मगर सन 2007 में जो वाकया पेश आया, इसने सबको हैरान कर दिया। सन 2007 में MV एक्सप्लोरर एंटार्क्टिका के आसपास एक सफर पर रवाना था। 23 नवंबर को यह शिप एंटार्क्टिका के करीब एक बर्फानी तोदे से टकरा गया। दरअसल बर्फानी तोदे से टकराने की वजह से इस जहाज के नीचे एक सुराख हो चुका था। जहाज के निचले हिस्से यानी हल में 30 सेंटीमीटर का शगाफ बन गया। रात 2:30 बजे के करीब जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। अमले ने फौरी तौर पर वाटर टाइट डोर्स बंद कर दिए ताकि पानी आगे ना फैल सके। इस पानी से इंजन रूम भी मुतासिर होने लगा, जिससे बिजली का निजाम कमजोर पड़ गया। जब यह जहाज डूब रहा था तो इसमें 154 लोग सवार थे, जिनमें कुछ तालिबे इल्म, उस्ताद, सयाह और जहाज के अमले के लोग थे। जैसे ही जहाज डूबने लगा तो जहाज के अमले ने फौरन बच्चों को रेस्क्यू करने का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने सभी मुसाफिरों को आगाह कर दिया कि जहाज डूब रहा है और उन्हें जल्दी से लाइफ जैकेट्स पहनकर कश्ती में जाना होगा। ये बहुत ही ज्यादा भयानक और परेशानी का लम्हा था, क्योंकि शिप एंटार्क्टिका के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ और ठंड थी। शिप के अमले ने फौरन इमरजेंसी कॉल भेजी और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि शिप का हल टूट चुका था और पानी अंदर आ रहा था। कुछ वक्त तक ये जहाज काफी स्टेबल रहा और इसी दौरान मुसाफिरों को निकालने का काम किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी सारे शिप शामिल थे। इस शिप में मौजूद मुसाफिरों को कश्तियों पर सवार करके अलहदा-अलहदा मकामात पर मुंतकिल किया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल था, क्योंकि माहौल इंतहाई ठंडा तरीन होने की वजह से लोग कुछ ही देर बाद बेहोश हो सकते थे। एक कुदरती आफत की वजह से ये जहाज डूबा था, मगर खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। सब लोग बच गए थे। ये पहला क्रूज शिप था जो एंटार्क्टिका में डूबा। इस वाकये की वजह से दुनिया भर में शिप्स के सेफ्टी रेगुलेशंस मजीद सख्त कर दिए गए। दोस्तों, व्हाइट रूम टॉर्चर दुनिया का खतरनाक तरीन तशद्दुद है, जिसमें कैदी के कपड़े, कमरे की दीवारें, यहाँ तक कि खाना भी सफेद रंग का दिया जाता है। कई दिनों तक कैदी को किसी किस्म की कोई आवाज भी नहीं सुनाई देती और ये चीजें इंसान को जहनी अजियत में मुब्तला कर देती हैं। शुरू में कैदी को बोरियत और उलझन महसूस होती है। कुछ दिनों में दिमाग रंगों और आवाजों के ना मिलने से इंसान सेंसरी डिप्रिवेशन का शिकार हो जाता है। इंसान अपने दिमाग में रंग और आवाजें सुनने और देखने लगता है, यानी हेलुसिनेशंस शुरू हो जाती हैं। उस इंसान की याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है। वक्त का अंदाजा खत्म हो जाता है। कई बार कैदी पागलपन या जहनी बीमारी का शिकार हो जाता है। इस टॉर्चर का मकसद जिस्मानी दर्द देना नहीं, बल्कि दिमाग को तोड़ना है, ताकि कैदी जहनी तौर पर हथियार डाल दे और सच उगल दे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि यह तरीका मुख्तलिफ ममालिक की खुफिया एजेंसियों ने इस्तेमाल किया है। कनाडा का नहानी नेशनल पार्क रिजर्व एक अलग थलग मकाम है जो खूबसूरत लैंडस्केप, वाटरफॉल्स और घने जंगलात के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। इस मकाम का एक तारीखी हिस्सा भी है। इस मकाम को वैली ऑफ द हेडलेस मैन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी गैर मुतवक्के और अजीबो गरीब अमवात हुई हैं, जिनमें विक्टिम के सर कटे हुए मिलते हैं। सन 1908 में दो भाई, जिनके नाम विली और फ्रैंक मोल्ड थे, इन दोनों भाइयों ने इस वैली के पास सोना ढूंढने का एक मिशन शुरू किया था। फिर एक दिन शिकारियों ने दरिया के किनारे उनकी लाशें देखीं, जिनके जिस्म मौजूद थे मगर सर गायब थे। जब काफी दिनों के बाद वो लोग वापस नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू की गई। काफी माह बाद उन दोनों भाइयों का मुर्दा जिस्म मिला। इन दोनों के सर उनके जिस्मों से अलग थे। ये काफी खौफनाक क्राइम था। बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी इस मिस्ट्री को हल नहीं किया जा सका। इसके बाद सन 1917 में एक प्रोस्पेक्टर मार्टिन जॉर्गेनसन ने भी नहानी वैली में गोल्ड ढूंढने का मिशन शुरू किया, मगर इसका अंजाम भी वही हुआ था। ये वाकयात यहीं पर इख्तिताम पजीर नहीं हुए। इसके बाद भी बहुत से एक्सप्लोरर्स के मुर्दा जिस्म ऐसे ही मिले, यानी कि सर कटे।
ये अमवात क्यों होती हैं, आज तक इनका कोई सबूत या सुराग नहीं मिल सका। मकामी डीन कबाइल मानते हैं कि ये वादी बदरूहों और बद्दुआ वाली जगह है। उनके मुताबिक जो भी यहाँ जाता है वापस नहीं आता। कुछ मकामी दास्तानों में रूहानी मुहाफिज या माउंटेन स्पिरिट्स का जिक्र भी मौजूद है जो इस वादी में आने वालों को सजा देते हैं। आज भी इस जगह को पुरस्कार समझा जाता है और हेडलेस वैली के नाम से ये मशहूर है। कई लोग इसे कनाडा की बर्मुडा ट्रायंगल भी कहते हैं। कुछ ने दावा किया है कि रात के वक्त पहाड़ों के अंदर आग के शोले नाचते हैं। कहते हैं कि आज भी अगर कोई बहादुर शख्स वादी में खैमा लगाए और रात को सो जाए तो सुबह उसे अपने खैमे के बाहर कदमों के निशानात मिलते हैं, लेकिन वो निशानात इंसान के नहीं होते। दोस्तों, ये सन 1970 का वाकया है। उस वक्त नासा अपने अपोलो मिशन पर काम कर रहा था। उस दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से आगे निकलने के लिए तकरीबन हर हद पार कर रहे थे, मगर नासा का एक मिशन ऐसा भी था जिसका नाम उसने पहले कभी भी पब्लिश नहीं किया था। इस मिशन का एस्ट्रोनॉट, जिसका नाम सरकारी तौर पर कहीं भी मौजूद नहीं, वो खला में जाता है तो एक रिकॉर्डिंग करके भेजता है। जब वो रिकॉर्डिंग नासा के पास पहुंचती है तो नासा इसे कभी भी पब्लिक या मीडिया के साथ शेयर नहीं करता। ये ऑडियो सबसे पहले एक ऑडियो जायजाकार के हाथ लगी। ये इंसान डीप स्पेस रेडियो की फ्रीक्वेंसी सुनने का काम करता था। ये वो लोग होते हैं जो सैटेलाइट और स्पेस से आने वाले सिग्नल्स को पकड़ते हैं। इस शख्स ने अपनी डिवाइस पर एक अजीबोगरीब फ्रीक्वेंसी पकड़ी जिसमें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। पहली मर्तबा सुनने में ये आवाज किसी एस्ट्रोनॉट की लगती है। जब वो आदमी कुछ ऐसे अल्फाज बोलता है जो वाकई में हैरान कर देते हैं। एस्ट्रोनॉट ऑडियो में ये कह रहा होता है, मैं इस स्पेसशिप में अकेला नहीं हूं, यहां कोई और आइडेंटिटी भी है जो मुझे देख रही है। उसकी आंखें बिल्कुल अलग किस्म की हैं जो एक इंसान की बिल्कुल भी नहीं लगती। इस ऑडियो को सुनने के बाद वाज़े तौर पर इस बात का पता चल रहा था कि इस एस्ट्रोनॉट की सांसें तेज हो रही हैं, जैसे वो घबराहट का शिकार हो रहा हो। इसके बाद वो एस्ट्रोनॉट चिल्लाना शुरू हो जाता है, मैं इस जगह से बाहर जाना चाहता हूं, प्लीज मुझे बुला लो। बाद में एक स्टैटिक साउंड आती है जैसे सिग्नल तोड़ दिया गया हो, और इसके बाद कोई आवाज नहीं आई। बाद में ये ऑडियो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का एक हिस्सा बन गई। कुछ लोगों का कहना था कि नासा ने सच में एक सीक्रेट मिशन खला में भेजा था जहां कुछ गैर मुतवक्के वाकया जरूर हुआ है। कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट शदीद नफ्सियाती दबाव में था, मगर हैरानी की बात यह है कि नासा ने कभी भी इस ऑडियो को कबूल नहीं किया और न ही कभी इस बात से इनकार किया। दिलचस्प बात यह है कि इस टाइम पीरियड में एक एस्ट्रोनॉट सच में गायब हुआ था और नासा ने इस शख्स के बारे में ये स्टेटमेंट दी कि ट्रेनिंग के दौरान इस शख्स के साथ एक हादसा पेश आ गया था। लोगों का कहना है कि हो सकता है ये वही आदमी हो जिसका ऑडियो लीक हुआ था। सन 1961 में बर्र-ए-आज़म एंटार्क्टिका, जो कि दुनिया का सर्द और सुनसान तरीन मकाम है, डॉक्टर लियोनिड रोगज़ोव अपनी टीम के साथ वहां एक मिशन पर गए थे। वहां पर वो मेडिकल सपोर्ट का काम कर रहे थे, यानी अगर किसी को कुछ हो जाए तो वो डॉक्टर उनका इलाज करता था। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस डॉक्टर को एक दिन खुद पेशेंट बनना पड़ेगा। एक दिन डॉक्टर रोगज़ोव को अचानक पेट के नीचे दर्द शुरू हुआ। उसने समझा कि गैस या थकन की वजह से ऐसा हो रहा होगा, मगर अगले दिन दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया। अचानक डॉक्टर को बुखार और कमजोरी का भी मसला होने लगा। डॉक्टर ने अपनी बॉडी पर रिसर्च की तो उन्हें यह पता चला कि वो एपेंडिसाइटिस के मसले का सामना कर रहे हैं। अगर इसका फौरी ऑपरेशन ना किया गया तो ये अपेंडिक्स फट भी सकता है। वहां आसपास कोई और डॉक्टर भी मौजूद नहीं था और वापसी किसी हॉस्पिटल जाने में काफी दिन लग सकते थे और तब तक सब कुछ खत्म भी हो सकता था। उस डॉक्टर ने एक बहुत ही हिम्मत भरा फैसला किया कि वो अपनी सर्जरी खुद करेगा, यानी अपना अपेंडिक्स का ऑपरेशन खुद ही करेगा। दोस्तों, ये सोचकर ही इंसान परेशान हो जाता है कि कैसे एक शख्स खुद को बेहोश किए बगैर औजारों के साथ अपने आप की चीर फाड़ करेगा और ऑपरेशन करते वक्त खुद को देखेगा भी। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी और 2 लोगों को अपने साथ मददगार के तौर पर ले लिया। उनमें से एक उसका असिस्टेंट और दूसरा उसका ड्राइवर था। उन लोगों ने टूल पास किए और मिरर सपोर्ट दिया, मगर यह ऑपरेशन डॉक्टर ने खुद किया। डॉक्टर ने इस ऑपरेशन के लिए
लोकल एनेस्थेसिया का इस्तेमाल किया, यानी सिर्फ पेट का वही हिस्सा सुन किया जहां से ऑपरेशन दरकार था, ताकि वो होश में रहकर सब कुछ देख सके और अपना ऑपरेशन कर सके। डॉक्टर ने अपने पेट को चाक किया, टिश्यूज को साइड पर किया और आखिरकार अपेंडिक्स को ढूंढ कर निकाल लिया। ये ऑपरेशन तकरीबन 2 घंटे और 45 मिनट तक चलता रहा और आखिर में उस डॉक्टर ने अपने जिस्म पर टांके भी खुद लगाए। अगले कुछ दिनों में उसकी तबीयत में बेहतरी आने लगी और 2 हफ्तों में वो दोबारा अपने काम की तरफ आ गए। जब ये स्टोरी न्यूज मीडिया को पता चली तो इस डॉक्टर की स्टोरी दुनिया भर में वायरल हुई और पूरी दुनिया में उनका ये काम एक मेडिकल रिकॉर्ड बन गया। दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, एक वक्त था इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर एक तहलका मचा रखा था। कई माहिरीने आसार कदीमा ने यह दावा किया कि ये तस्वीर आज से 100 साल पहले फॉकेट नाम के एक माहिर आसार कदीमा ने अमेज़न के जंगलात से ली थी। दोस्तों, चले जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इस शख्स का नाम पर्सी हैरिसन फॉसेट था। ये 18 अगस्त सन 1867 को टॉर्कोय में पैदा हुआ। ये एक रिसर्चर और सुराग रसा था। इस शख्स को लगता था कि अमेज़न के जंगलात में एक जदीद तहजीब आबाद है और इस तहजीब का शहर आज भी अमेज़न के जंगलात में मौजूद है। इस शख्स ने इस शहर को जी का नाम दिया। इसने अमेज़न के जंगलात में जी को तलाश करने के लिए बहुत सी मंसूबाबंदी की। फॉसेट सन 1909 में ब्राजील आ गया और उस वक्त उस शख्स ने बहुत सारा टाइम अमेज़न के जंगलात में गुजारा। जब ये शख्स वापस अपने घर गया तो इसने दावा किया कि उसने अमेज़न के जंगल में 62 फुट लंबा एक एनाकोंडा देखा है। उसका कहना था कि इस सांप ने हम पर हमला भी किया था, मगर मैंने उस पर गोली चला दी और उसे खत्म कर दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो कोई नहीं जानता। और जब उस शख्स ने यह दावा किया था तो उसके साथियों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। दोस्तों ने कहा कि यह शख्स तो पागल हो गया है। यह शख्स बाद में भी कई मर्तबा अमेज़न के जंगलात में गया। उसका कहना था कि मैंने अमेज़न के जंगलात में ऐसे ऐसे जानवर देखे जो दिखने में काफी अजीबोगरीब थे। उसका कहना था कि मैंने वहां पर 2 नाक वाला एक कुत्ता देखा था और एक ऐसी मकड़ी देखी जो बहुत कदावर थी, मगर उसकी बातों पर उस वक्त में किसी ने भी एतबार नहीं किया। ये सन 1914 की बात है। फॉसेट को मैन्युस्क्रिप्ट के 512 दस्तावेजात मिले। ये दस्तावेजात रियो डी जनेरियो एक लाइब्रेरी में पड़े हुए थे। ये कहा जाता है कि ये दस्तावेज जाओ डी सिल्वा गोइमाराइज का है। गोइमाराइज ये लिखता है कि सन 1753 में वो अमेज़न के जंगलात में गया। वहां पर उसे कदीम तहजीब के खंडरात मिले। इस माहिर आसार कदीमा का यह कहना था कि इन खंडरात के अंदर मूर्तियां और एक मंदिर भी मौजूद था। फॉसेट अब अमेज़न के जंगलात में जी शहर को तलाश करना चाहता था। यह शख्स अमेज़न के जंगलात में जा पाता इससे पहले ही पहली आलमी जंग शुरू हो गई। इस शख्स ने ब्रिटिश आर्मी में भी खिदमत सरंजाम दी और जब पहली आलमी जंग इख्तिताम पजीर हुई तो बाद में इस शख्स ने अमेज़न जंगलात जाने का मंसूबा बनाया। ये शख्स एक छोटी सी और हल्की टीम बनाना चाहता था ताकि अमेज़न के जंगलात में मौजूद मकामी लोगों से बच सकें, क्योंकि उस वक्त अमेज़न के जंगलात में ऐसे बहुत से लोग रहते थे जो गोरे लोगों को देखकर उन पर हमलावर हो जाते थे और ये शख्स उन लोगों से बचकर अमेज़न के जंगलात में उस शहर को दरियाफ्त करना चाहता था, यानी कि जी शहर को। उसे अपनी टीम को तरतीब देने में काफी बरस लग गए और सन 1925 में अपने बड़े बेटे जैक और उसके एक दोस्त को साथ लिया और ये तीनों लोग ब्राजील आ गए। इस आदमी ने 29 मई सन 1925 को अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ इस मुहिम की शुरुआत की और इस बार काफी सामान लेकर निकले। इस सामान में फॉसेट का एक कैमरा भी शामिल था। ये आदमी अपनी टीम के साथ अमेज़न के जंगलात में घूमता रहा। सन 1927 तक वो अपने खानदान के साथ राबते में रहा, लेकिन उस वक्त तक उसे अपना मतलूबा शहर यानी जी सिटी नहीं मिला था। सन 1927 में फॉसेट और उसकी टीम कहीं गायब हो गई। इन तीनों को अमेज़न के जंगलात में काफी तलाश किया गया, मगर उनका कहीं कोई सुराग ना मिला। वो शख्स अपने साथ जो सामान लेकर गया था, उस सामान का काफी हिस्सा अमेज़न के जंगलात में बसने वाले मकामी लोगों के पास से मिला और इससे इस बात का यही अंदाजा लगाया गया कि यहाँ के मकामी लोगों ने इन तीनों को कहीं गायब किया होगा। वहां के लोगों से काफी पूछगछ की गई,
मगर कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। सन 1979 में एक और नजरिया सामने आया। इस नजरिए के मुताबिक अमेज़न के डाकुओं ने उनको पकड़ लिया होगा और उन्हें कत्ल कर दिया होगा, क्योंकि फॉसेट की एक अंगूठी एक दुकान से मिली। अब ये कोई नहीं जानता कि फॉसेट उसके बेटे और दोस्त के साथ क्या हुआ होगा, मगर यह दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें उसी के कैमरे से ली गई हैं। जब इस शख्स को तलाश किया जा रहा था तो उस वक्त उसका ये कैमरा मिला था, मगर इन तस्वीरों को उस वक्त लोगों के सामने नहीं आने दिया गया था। कई लोगों का कहना था कि उनको उनका शहर मिल गया था और उन लोगों ने उसी वक्त इस शहर की तस्वीर ले ली थी, मगर जब वो वापस आ रहे थे तो किसी खतरनाक तूफान में फंस गए होंगे और वो मारे गए। वैसे इन तस्वीर में काफी अजीबोगरीब लोग नजर आ रहे हैं। इन तस्वीर को देखकर लगता है जैसे ये किसी जदीद तहजीब के लोग हों, और ये 100 साल पुरानी तस्वीरें हैं। अगर अमेज़न के जंगलात में ऐसी कोई तहजीब आबाद थी तो ये लोग अब तक जरूर सामने आ जाते। इसीलिए हो सकता है ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी ना हों और किसी ने इस तरह एडिट की हों कि बहुत ज्यादा पुरानी लगें। ये बात जंग अजीम शुरू होने के कुछ ही देर पहले की है। एक मर्तबा पोलैंड के सिपाही ईरान के मुल्क से होकर गुजर रहे थे। तभी उन सिपाहियों की नजर एक बच्चे पर पड़ी जो भालू के एक बच्चे के साथ खेल रहा था। इस बच्चे ने सिपाहियों से कहा कि उसकी मां मारी जा चुकी है, इसलिए वो उस भालू को अपने साथ घर ले आया था। सिपाहियों ने बच्चे को कुछ पैसे दिए और भालू के बच्चे को अपने साथ रख लिया। उन सिपाहियों का कहना था कि हमने भालू के बच्चे की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की और उसे अच्छे तरीके से ट्रेन भी किया। जब दूसरी आलमी जंग शुरू हुई तो वो भालू का बच्चा काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसका वजन 220 किलोग्राम तक हो चुका था। जब वो सीधा खड़ा होता तो उसकी हाइट 7 फुट तक होती थी। पोलैंड के सिपाहियों ने उस भालू के बच्चे का नाम वोजटेक रखा था। सिपाहियों के कहने के मुताबिक वोजटेक काफी समझदार था। वो हमारे इशारे और जबान बआसानी समझ जाता था। सिपाहियों के साथ रहते हुए उस भालू के बच्चे में कुछ बुरी आदत मुंतकिल हो चुकी थी। भालू का वो बच्चा शराब पीता और सिगरेट नोशी करता। सिपाहियों का कहना था कि ये भालू हमारे साथ रोजाना कुश्ती भी लड़ता था और वो हमें आसानी से हरा भी देता था। जब दूसरी आलमी जंग शुरू हुई, सिपाही जंग में गए तो वो भालू भी उन सिपाहियों के साथ ही उनकी रिहाइश में रहता था। जब सिपाही जंग में लड़ रहे होते थे तो भालू उनकी जरूरत का सामान और गोलियों की पेटियां उन तक पहुंचाता था। यहां तक कि जो सिपाही जंग में जख्मी हो जाता था, ये भालू उसे बाहिफाजत कैंप तक लेकर जाता। जहां पर तोप के गोले को उठाने के लिए 2 सिपाहियों की जरूरत होती थी, वहां पर यह भालू अकेला ही काम कर लेता था। ये भालू काफी समझदार था, इसलिए बहुत जल्द ये पूरे पोलैंड में मशहूर हो गया। ये 1943 की बात है। पोलैंड के फौजियों को इटली जाने का हुक्म मिला। ये फौजी जब इटली के लिए रवाना हुए तो वो चाहते थे कि ये भालू भी उनके साथ चले। कानून के मुताबिक इटली सिर्फ फौज के सिपाही ही जा सकते थे, इसलिए इस भालू को भी बाकायदा तौर पर फौज में भर्ती करवाया गया। इसके बाद उसे यूनिफॉर्म पहनाया गया और एक बंदूक भी पकड़ाई गई। फिर फौज इस भालू को अपने साथ इटली ले गई। पोलैंड के फौजियों का कहना था कि वो भालू को अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। वो हर तरह से हमारी मदद करता था। जब हम जंग के बाद थके हारे कैंप में पहुंचते तो भालू को देखकर हमारी सारी थकान दूर हो जाती थी। फिर हम साथ में कुश्ती खेलते और शराब नोशी करते। ये भालू पोलैंड की फौज के साथ इराक, सीरिया और स्कॉटलैंड में भी जंग लड़ चुका था। लोग ये देखकर हैरान थे कि कैसे एक भालू पोलैंड के फौजियों की मदद करता है। जब दूसरी आलमी जंग इख्तिताम पजीर हुई, पोलैंड के फौजी वापस अपने वतन लौटे, तब इस भालू को रिटायर्ड कर दिया गया और उसे एक चिड़ियाघर में रखा गया। इस चिड़ियाघर में उसे हर तरह की आसाइश मुयस्सर थी, यानी कि वो शराब और सिगरेट नोशी का आदी था तो उसे वो चिड़ियाघर में दिया जाता था और फौज के सिपाही उसे वक्फे वक्फे से मिलने आते रहते थे। ये भालू 1963 में मर गया। आज भी पोलैंड के वो फौजी जिन्होंने भालू के साथ वक्त गुजारा था, उनका कहना था कि वो सारी जिंदगी का बेहतरीन वक्त था जो हमने भालू के साथ गुजारा। दोस्तों, इस आदमी का नाम एलन नाइट है। ये 2011 की बात है। एलन ने एक आदमी के साथ फ्रॉड किया। वो आदमी एलन के पड़ोस में रहता था। एलन ने उस आदमी के खाते से 40,000 पाउंड निकाल लिए। जब उस आदमी को इस बात का पता चला तो उसने एलन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। एलन इस बात से डरने लगा कि पुलिस किसी वक्त उसे पकड़ सकती है, तो वो शदीद किस्म की बीमारी का ड्रामा करने लगा। यहां तक कि जब पुलिस उसे पकड़ने आई तो वो कोमा में चला गया। उसकी बीवी कहने लगी कि इसका जिस्म लकवे के मरज में मुब्तला हो गया है।
एलन को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस यही समझती रही कि वो शदीद बीमारी में मुब्तला है, इसीलिए उससे कुछ भी पूछना मुमकिन नहीं है। हैरानगी की बात यह थी कि 2 साल तक ये मुसलसल यही खेल खेलता रहा, मगर 2014 में उसका भांडा फूट गया। हुआ यह था कि एलन अपनी फैमिली के साथ एक मॉल में घूमने गया था और वहां का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस एलन को पकड़कर ले जाती है, मगर एलन ऐसे ही ड्रामे करना शुरू कर देता है, मगर फिर भी पुलिस उसे पकड़कर थाने में ले आती है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलन की बीवी ने प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा कि उनका शौहर काफी बीमार है, मगर फिर भी पुलिस जोर जबरदस्ती करके उसे थाने ले गई, मगर उनकी ये मेहनत बेकार जाती है। इन दोनों मियां बीवी को कोर्ट में पेश किया जाता है। एलन नाम के इस आदमी ने बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड किया, इसलिए उस पर 19 से ज्यादा केस दर्ज हुए। कोर्ट में एलन को 14 महीने और उसकी बीवी को 10 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, 1963 में मुडेसी रिचलर ने इनकम्पैरेबल एटक नॉवल लिखा। ये नॉवल पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। 1977 में कनाडा की एक फिल्म डायरेक्टर नॉर्मन जेविसन ने इस नॉवल पर एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा और जेविसन ने मशहूर स्क्रिप्ट राइटर डॉट क्रॉल को स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा। इस शख्स को स्क्रिप्ट लिखने में 2 साल लग गए और 1979 में फिल्म का स्क्रिप्ट बनकर तैयार हुआ, मगर इस स्क्रिप्ट ने सबको ऐसा घुमाया जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। सबसे पहले फिल्म में हीरो के रूप में एक कॉमेडियन एक्टर जॉन बेलोशी को चुना गया और उनको स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दिया गया। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जॉन बेलोशी ने फिल्म में काम करने की हामी भर ली, मगर उससे कुछ ही दिन बाद ये शख्स होटल के एक कमरे में मुर्दा पाया गया। बाद में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें पता चला कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई है। इस वाक़े के बाद फिल्म के प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। बाद में एक और कॉमेडियन एक्टर सैम केनिसन को इस फिल्म में लेने के बारे में सोचा गया। सैम को भी फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दिया गया। जब उसने स्क्रिप्ट पढ़ा तो उसने कहा कि इस स्क्रिप्ट में थोड़ा रद्दोबदल करना चाहिए, मगर फिल्म के डायरेक्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस बात के कुछ ही अरसे बाद सैम का बहुत बुरे तरीके से कार एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। उस वक्त कार में उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। उसने बताया कि वो मरने से पहले कोई अल्फाज बोल रहा था। वो कह रहा था, आई डोंट वॉन्ट टू डाई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गैबी ताकत से बात कर रहा हो। और फिर उसने आखिरी सांसों में 3 दफा ओके कहा। वो एक्टर ऐसा क्यों बोल रहा था ये कोई भी नहीं जानता। सैम मरने के बाद लोगों को लगने लगा कि हो सकता है ये स्क्रिप्ट आसेबज़दा हो, इसलिए जो भी स्क्रिप्ट पढ़ता है उसके साथ ऐसा कोई वाकया पेश आ जाता है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे और उन लोगों में एक एक्टर जॉन कैनेडी भी शामिल था। उसको इस फिल्म में हीरो के तौर पर चुना गया और 1993 में उसे पढ़ने के लिए वो स्क्रिप्ट दिया गया। मगर इस बात के कुछ दिनों बाद जॉन कैनेडी भी होटल के कमरे में मुर्दा पाया गया। उसके मरने की असल वजह क्या थी कोई भी नहीं जानता। माइकल और डोनोगे नाम के आदमी ने ही स्क्रिप्ट को जॉन कैनेडी और बेलुशी को पढ़ने के लिए दिया था और इसी दौरान माइकल ने भी इस स्क्रिप्ट को काफी दफा पढ़ा। हो सकता है माइकल के मरने के पीछे भी यही स्क्रिप्ट हो। माइकल की मौत ने लोगों में ये यकीन कामिल कर दिया कि फिल्म का स्क्रिप्ट आसेबज़दा है। हो सकता है इसीलिए लोग पुरअसरार तरीके से मरते जा रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग ही रहा था, इसलिए फिल्म के स्क्रिप्ट में कुछ रद्दोबदल किया गया। तब्दीली करने के बाद फिल्म के स्क्रिप्ट को एक एक्टर क्रिस फॉर्ली और जॉन हैकमैन को पढ़ने के लिए दिया गया। दोनों ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर ली, मगर ये भी एक एक करके दोनों मर गए। इन दोनों की मौत ने लोगों को हिलाकर रख दिया। लोग फिल्म के स्क्रिप्ट से डरने लगे थे। इसी वजह से फिल्म के प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इसके हकीकी स्क्रिप्ट को कहीं अंधेरी जगह पर छुपा दिया गया ताकि कोई और आदमी इस आसेबज़दा स्क्रिप्ट का शिकार ना हो। इस स्क्रिप्ट की कॉपी आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। इसके असली स्क्रिप्ट को कहां पर छुपाया गया ये कोई नहीं जानता। ये काफी हैरानकुन है कि एक स्क्रिप्ट पढ़कर इतने लोग कैसे मौत के मुंह में जा सकते हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा हो सकता है कि ये किसी डरावनी फिल्म का स्क्रिप्ट हो, मगर ऐसा नहीं है। ये एक मज़ाहिया फिल्म का स्क्रिप्ट था। दोस्तों, कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में एक बहुत बड़ा सिक्वाया का ट्री था। लोग इस दरख्त को मार्क ट्वेन ट्री कहा करते थे। ये इतना बड़ा था कि इसका डायामीटर 4.5 मीटर तक है। इस तरह इसकी उम्र तकरीबन 1341 साल मानी जाती है। यानी जब ये दरख्त उगना शुरू हुआ था उस वक्त अभी यूरोप में डार्क एजेस का दौर चल रहा था और दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल अलग थलग थी। यह दौर उस वक्त शुरू हुआ जब रोमन सल्तनत
476 ईस्वी में टूटकर खत्म हो गई। इसके बाद यूरोप में सियासी, समाजी और सकाफती लिहाज से एक जवाल सा आ गया था, मगर सन 1891 में जॉइंट ट्री को गिराने का फैसला किया गया। लोगों ने आरी और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके इस जॉइंट ट्री को गिरा दिया। इसे काटने में वर्कर्स के तकरीबन 13 दिन सर्फ हुए, जिसे बिल मिल्स, एस.डी. फिप्स और बार्नी जॉन ल्यूकी ने अंजाम दिया। वो लोग इस दरख्त को इसलिए काट रहे थे कि इसके बड़े बड़े स्लाइसेस कट करके म्यूजियम में रखे जा सकें। इस तरह का एक पूरा स्लाइस अमेरिका के न्यूयॉर्क और लंदन के म्यूजियम में भेजा गया। वहां पर इन स्लाइसेस को डिस्प्ले करके लोगों को यह बताया जाता था कि एक दरख्त किस कदर कदीम हो सकता है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इस सफर में एक जीता जागता और हजारों साल पुराना दरख्त कट गया। इसे मार्क ट्वेन ट्री इसलिए कहा जाता है कि यह तकरीबन उसी जमाने में काटा गया जब मशहूर अमरीकी मार्क ट्वेन राइटर की शोहरत अपने उरूज पर थी। दरख्त के नाम को इस राइटर की मकबूलियत के साथ जोड़ दिया गया। आजकल लोग समझते हैं कि यह एक बड़ी गलती थी कि इतना अजीम कुदरती उजूबा काट कर जाय कर दिया गया, क्योंकि यह जिंदा रहकर हजारों साल तक और भी कुदरती तारीख का हिस्सा रह सकता था। दरख्त के काटे जाने के बाद इसका बाकी बचा हुआ स्टंप आज भी बिग स्टंप पिकनिक एरिया में मौजूद है। दोस्तों, इस आदमी के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। स्क्रीन पर नजर आने वाले इस शख्स का नाम शिल्सी सर्टीज है। ये शख्स 10 सितंबर सन 1901 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन के साथ पैदा हुआ। इस बीमारी को माइक्रोसेफेली कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से इंसान का सर छोटा रह जाता है और उनका दिमाग भी पूरे तरीके से डेवलप नहीं होता। इसीलिए इस शख्स का दिमाग भी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह था। बेशक वो जिस्मानी लिहाज से नशव-नमा पा रहा था, मगर उसे बोलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसीलिए वो सिर्फ कुछ ही अल्फाज का इस्तेमाल कर सकता था, मगर उसका दिल बिल्कुल साफ था। उस जमाने में लोग ऐसे मासूम लोगों को समझने की बजाय उनसे दूर भागा करते थे। मुआशरा ऐसे लोगों को एक अलग नजर से देखता था और कभी कभी ऐसे लोगों का मजाक भी बनाया जाता था। शिलिट्जी को बचपन में ही उसके वालिदैन ने छोड़ दिया था, इसीलिए वो जल्द ही सर्कस साइड शो में पहुंच गया। उस जमाने में लोग ऐसे शोज बहुत शौक से देखा करते थे और लुत्फअंदोज हुआ करते थे, क्योंकि उस दौर में एंटरटेनमेंट का यही एक जरिया हुआ करता था। अब शिलिट्जी का काम इसमें खड़े होकर लोगों को अपना आप दिखाना होता था। ये सर्कस में लोगों को अपना आप दिखाकर पैसे वसूल करते थे और उनकी कमाई का यही जरिया था। उनको स्कर्ट टाइप कपड़े पहना दिए जाते थे, इसलिए कभी कभी लोग उनको लड़की भी समझ लिया करते थे, मगर इस आदमी को अपने शो के लिए पैसे भी नहीं मिलते थे। इस काम के बदले उसको खाना और रहने के लिए जगह दी जाती थी। सर्कस में काम करने के बावजूद लोग उसको ज्यादा नहीं समझते थे। लोग उसको देखकर हंसी और मजाक उड़ाते थे या फिर उसको अजीबोगरीब नजरों से देखते थे। कई बार उसे अजीबोगरीब इंसान भी कहा गया, मगर इस आदमी को जब भी कहीं से थोड़ा सा प्यार मिलता तो ये इंतहाई खुश हो जाता था। इसे कई बार सर्कस में अडैप्ट भी किया गया। कभी कोई मैनेजर उसे अपने साथ रखता तो कभी कोई आदमी उसे अपने साथ ले जाता। कभी कभार उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता। सन 1932 में उसे एक फिल्म में आने का मौका मिला। इस मूवी का नाम फ्रीक्स था। यह फिल्म सर्कस पर परफॉर्मेंस के गिर्द घूमती थी। उसने भी इस मूवी में अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया था, मगर इस मूवी को करने के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई खास तब्दीली रूनुमा नहीं हुई थी। वो सर्कस में ही वापस चला गया और वहीं पुरानी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, ये सन 1918 की बात है। एक जर्मन पायलट जिसका नाम रेड बैरॉन था, वैसे तो इस शख्स का असली नाम मैनफ्रेड वॉन रिच्टहोफेन था। इसका ताल्लुक जर्मनी के एक अमीर फौजी घराने से था। यह 2 मई सन 1892 को जर्मनी के शहर ब्रास्लो में पैदा हुआ, जो अब पोलैंड का हिस्सा है। बचपन से ही इसे घुड़सवारी और शिकार का शौक था। यह सुर्ख रंग का एक लड़ाका तैयारा उड़ाता था और इसी निस्बत से इसका नाम रेड बैरॉन रखा गया था। इस आदमी को वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे खतरनाक आदमी कहा जाता है। दरअसल इसने 80 से ज्यादा अपने दुश्मन के तैयारों को गिराया था और उसने अपने दुश्मनों पर बहुत से हमले भी किए थे। ये कितना खतरनाक पायलट था, इस बात का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश फौज इसको इज्जत देती और डर की नजरों से देखा करती थी। 21 अप्रैल सन 1918 को रेड बैरॉन के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिसकी वजह से ये पायलट
आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। दरअसल ये शख्स 21 अप्रैल को अपने रेड जहाज के साथ फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था। इस पायलट के पीछे इसका एक दुश्मन पायलट था। इस पायलट का नाम कैप्टन आर्थर था। कैप्टन आर्थर रेड पर हमला कर रहा था। उसके अलावा जमीन पर ऑस्ट्रेलिया की फौज खड़ी थी, यानी रेड बॉरन पर जमीनी और फजाई दोनों तरह के हमले हो रहे थे। थोड़ी ही देर में उसे एक गोली लगी। गोली सीधा उसके सीने पर लगी थी, मगर फिर भी उसने अपना जहाज हिफाजत के साथ जमीन पर लैंड कर लिया। अब फौज ने देखा कि रेड बैरन की मौत वाक़ई हो चुकी है। अब चूंकि ये पायलट पहली आलमी जंग का सबसे खतरनाक तरीन पायलट था, इसलिए ये सवाल उठने लगे कि उसको गोली किसने मारी थी। क्या ये फजाई फायरिंग से मरा या इसको जमीन से किसी ने गोली मारी थी। यहां पर लोगों के बहुत से नजरियात भी सामने आए। बाद में उसके जिस्म का पोस्टमार्टम किया गया, मगर आज तक ये मालूम नहीं किया जा सका कि यह शख्स किस गोली से मारा गया था। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलवी अफवाज इसकी मुखालिफ अफवाज थी, मगर उन्होंने बेहतरीन अकीदत और शान शौकत के साथ इसे दफन किया। यहां तक कि ब्रिटिश आर्मी ने रेड बैरन को सलामी भी पेश की थी। इसको आज भी तारीख का सबसे मशहूर फाइटर पायलट माना जाता है। इसके कारनामे किताबों, फिल्मों और गेम्स में भी दिखाए गए हैं। इसका नाम बहादुरी, फिजाई हिकमत अमली और जंगी महारत की अलामत बन गया। ये एक ऐसा पायलट था जिसने अपनी महारत और सुर्ख जहाज की वजह से जंगी दुनिया में अलग शनाख्त बनाई थी। दोस्तों, जापान में इमारतों को इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता जलजला आ जाए और वो शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ये इमारतें हिलती रहेंगी, मगर अपनी जगह से ज़मीं बोस नहीं होंगी। इनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स कहा जाता है। वहां के इंजीनियर्स ने खुसूसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन के हिलने से इमारतें भी इसके साथ हिलती हैं, मगर तबाह नहीं होती। यह बहुत दिलचस्प टेक्नोलॉजी है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जापान में एक सिस्टम मौजूद है जो जलजले के आने से कुछ सेकंड पहले सबको सिग्नल भेज देता है, और इस अलर्ट की वजह से लोग अपने कारोबार बंद करके महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। उन लोगों के मोबाइल फोन्स में भी अर्थक्वेक अलर्ट आ जाता है। उनके फोन में एक बीप होती है और लोग तैयार हो जाते हैं।